दिल को हल्का सा सुकून मिला। कम से कम कोई इंसानी वजूद तो आगे मौजूद था। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहा। वो ट्रक बहुत आहिस्ता रफ्तार में चल रहा था, इतना आहिस्ता कि मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने सलीम भाई से कहा, यार ये ट्रक कुछ अजीब नहीं लग रहा। उसने कहा, यार पहाड़ी रास्ता है, शायद भारी लोड होगा। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था। हम जैसे जैसे ट्रक के करीब जा रहे थे, मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ बढ़ता जा रहा था। पहाड़ों का मंजर और भी खौफनाक हो चुका था। चांद की हल्की सी रोशनी पहाड़ों के पीछे छुपी हुई थी। एक तरफ हल्की सी रोशनी और हमारी तरफ मुकम्मल अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर हमें अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा। यह मकाम राखी गाछ था। मैं इस जगह के बारे में पहले सुन चुका था। बारिश के दिनों में यहाँ शदीद लैंडस्लाइडिंग होती है और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरते हैं। मैं यहाँ 2024 में भी दोस्तों के साथ आया था, जब शदीद बारिश हो रही थी और ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई थी। उस वक्त यहाँ एक सेकंड भी रुकना जान जोखों में डालने के बराबर था। अब दोबारा उसी जगह पर रात के अंधेरे में होना मेरे दिल को और भी डरा रहा था। हम अब ट्रक के काफी करीब पहुंच चुके थे। मेरी नजरें बार बार ट्रक के कैबिन की तरफ जा रही थी और फिर वो लम्हा आया जिसने हमारी रूहें हिला दी। ट्रक चल रहा था मगर कैबिन के अंदर कोई भी नहीं था, ना ड्राइवर ना कोई इंसान। कैबिन मुकम्मल खाली था। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों ने जो देखा उस पर यकीन नहीं आया। मैंने दोबारा देखा, फिर भी वो खाली था। मेरे दिल की धड़कन अचानक रुक सी गई। मैं कुछ कह पाता इससे पहले सलीम भाई ने बाइक को पूरी ताकत से आगे भगा दिया। मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं आयतल कुर्सी पढ़ना चाहता था, लेकिन जुबान जैसे तलू से चिपक गई हो। लम्हा तकरीबन 3 सेकंड का था, मगर हमें ऐसा लगा जैसे सदियों पर मोहित। हम दोनों दिल ही दिल में तौबा कर रहे थे, या अल्लाह अगर हमने कोई गलती की है तो माफ कर दे। सलीम भाई ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। वो ट्रक अभी भी उसी रफ्तार में चल रहा था। उसकी हेडलाइट्स पहाड़ों पर पड़ रही थी और वो मंजर हमें मजीद तड़पा गया। हम ट्रक से काफी आगे निकल आए। पीछे दूर तक खूब अंधेरा। हम दोनों मुसलसल विर्द करते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ता अब और ज्यादा खौफ पैदा कर रहा था। उसी दौरान आसमान में एक जहाज उड़ता हुआ नजर आया। पहाड़ी इलाका था, इसलिए जहाज काफी नीचे महसूस हो रहा था। आवाज ज्यादा नहीं, मगर एक लम्हे के लिए दिल को अजीब सा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे कि हम दुनिया से बिल्कुल कटे नहीं है। लेकिन यह सुकून भी चंद लम्हों का था। जहाज पहाड़ों के पीछे गायब हो गया और फिर वही सन्नाटा, वही खौफ, वही खामोशी। हम दोनों अंदर ही अंदर पछता रहे थे कि काश हम दिन में ही ये सफर मुकम्मल कर लेते, लेकिन अब वापस जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद हमने एक बोर्ड देखा, फोर्ट मनरू 20 किलोमीटर। ये पढ़कर दिल ने थोड़ा सा हौसला पकड़ा, लेकिन ये 20 किलोमीटर ऊंचाई की तरफ थे और उस अंधेरे में बहुत लंबे महसूस हो रहे थे। मैं मुसलसल वेट में मसरूफ था। सलीम भाई हर मोड़ पर बाइक को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान सड़क के किनारे खाई के साथ लगी हिफाजती बाड़ नजर आने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस बाड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और वो नीचे खाई की तरफ देख रहा था। बाड़ तकरीबन 2 फीट ऊंची थी। मेरे दिल में फौरन ख्याल आया कि ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। मैंने बड़ों से सुना था कि अनजानी चीज को पीछे मुड़कर नहीं देखते। मैंने उस मंजर को नजरअंदाज कर दिया और आयतें पढ़ता रहा। हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे बढ़े थे कि सड़क पर एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ नजर आया। उसके बदन पर एक मोटी सी चादर थी और हाथ में एक छड़ी, जिसके सहारे वो कदम उठा रहा था। अंधेरा बहुत था, मगर हमारी बाइक की हेडलाइट उस पर पड़ी तो वो एकदम रुक गया। उसने हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा किया। सलीम भाई ने फौरन मेरी तरफ देखा और पूछा, शायद लिफ्ट चाहिए, तुम्हें क्या लगता है, रुके या नहीं? मेरे दिल में एक झटका सा लगा। ये जगह, ये वक्त और ये मंजर, सब कुछ गलत लग रहा था। मैं घबरा गया, मगर खुद को संभालते हुए कहा, साथ साथ चलो,
देखते हैं ये कहना क्या चाहता है। हम बाइक रोक कर उसके करीब पहुंच गए। वो बूढ़ा आदमी अजीब अंदाज में हेडलाइट की रोशनी से जरा साइड पर हो गया। ये बात मुझे फौरन खटकने लगी। आमतौर पर जो लोग लिफ्ट मांगते हैं वो सामने आते हैं, रोशनी में खड़े होते हैं, लेकिन ये शख्स अंधेरे में रहने की कोशिश कर रहा था। उसने ऊंची आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजी। मैं अंदर ही अंदर और ज्यादा घबरा गया। सलीम भाई ने जवाब दिया, फोर्ट मनरू जा रहे हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा बिल्कुल खामोश हो गया। ना कोई रद्द अमल, ना कोई सवाल, बस मुंह हमारी तरफ किए खड़ा रहा। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सलीम भाई ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आप बात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन वो खामोश ही रहा। अचानक उसने अपना मुंह मोड़ा और सामने वाले पहाड़ की तरफ देखने लगा और बस देखता ही रहा। मुझे उसका ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। उसी लम्हे मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी और वो मंजर मेरे दिल को चीर गया। उसके हाथ इंसानी हाथों से कहीं ज्यादा बड़े थे। नाखून गैर मामूली हद तक लंबे, हाथों पर ऊंची मोटी मैल जमी हुई थी, जैसे बरसों से कभी धोए ही ना गए। मेरे बदन में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने फौरन अपनी नजर नीचे की तरफ की और जैसे ही उसके पांव मेरी नजर में आए, मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। वो पांव इंसानी नहीं थे, वो मुड़े हुए थे, टेढ़े, और उनसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मेरी सांस एक लम्हे के लिए रुक सी गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कदम पीछे हट गया और सलीम भाई को इशारा करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना था कि वो मेरी घबराहट नहीं देख पा रहे। उसी दौरान उस बूढ़े ने सलीम भाई से कहा, रात बहुत हो चुकी है और तुम दोनों मुझे थके हुए लग रहे हो। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। वो बोला, मेरे साथ मेरे घर चलो, जब तुम्हारा दिल करे तुम वापस चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहते हुए उसने हाथ उठाकर सामने वाले पहाड़ की तरफ इशारा किया। वो सामने पहाड़ देख रहे हो, उसके पीछे मेरा घर है, आओ मेरे साथ चलो। मैंने उस सिम देखा, वहां एक बड़ा स्याह पहाड़ था। ना कोई रास्ता, ना कोई बस्ती, ना किसी घर की कोई इलामत, और वो बार बार खाई की तरफ इशारा कर रहा था। सलीम भाई अभी तक ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि वो कोई आम इंसान नहीं है। मेरे लिए वहां एक सेकंड खड़ा रहना भी अजाब बन चुका था। दिल में बस यही दुआ थी कि या अल्लाह सलीम भाई मेरी तरफ देख लें। और फिर अचानक सलीम भाई ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने मेरे चेहरे पर हुआ होश, डर और पसीना एक साथ देखा। मैं आंखों ही आंखों में इशारा कर रहा था, चलो अभी फौरन। मेरा इशारा समझ में आ गया था। सलीम भाई ने एक लम्हे में सूरत हाल को भांप लिया। उन्होंने बूढ़े से कहा, ठीक है चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। ये सुनते ही वो बूढ़ा जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो कानों में नहीं सीधा दिल में उतर गई। सलीम भाई ने फौरन कहा, लेकिन हमें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं पता, इसलिए तुम आगे चलो, हम पीछे आते हैं। वो बूढ़ा बगैर कुछ कहे खाई की तरफ चलने लगा। उसी लम्हे हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। बाइक पहले ही स्टार्ट थी। हम दोनों दौड़कर बैठे और एक सेकंड में वहां से निकल गए, लेकिन पीछे से वो हंसी जोर जोर से गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे साथ साथ दौड़ रहा हो। अदनान भाई, पहाड़ों में जब आप सन्नाटे में हो तो कोई बात भी करे तो गूंजती है, और वो शख्स जो हंस रहा था, ओ मेरे खुदा, आप यकीन करें एक एक बात सच कह रहा। हम दोनों खौफ के आलम में खामोश थे। मेरी हिम्मत पीछे मुड़कर देखने की नहीं हो रही थी। मैंने इस बार ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो हंसी अचानक बंद हो गई। मैंने गहरी सांस ली और सलीम भाई से कहा, वो इंसान नहीं था, तुम इसकी बातों में क्यों आ गए थे? सलीम भाई की आवाज कांप रही थी। यार, वीराने में लगा जैसे कोई मदद मिल गई है। मेरा ध्यान ही नहीं रहा। हम अभी उसी खौफ में थे कि अचानक सलीम भाई की नजरें दाएं तरफ वाले पहाड़ पर पड़ी। उन्होंने फौरन जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने भी वहां देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे अंदर का सब कुछ हिला दिया। पहाड़ पर 3 साए साफ दिखाई दे रहे थे।
एक साया बहुत बड़ा, दूसरा बच्चे जितना और तीसरा गैर मामूली हद तक लंबा। हम दोनों ने फौरन नजरें हटा ली। सलीम भाई ने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। दिल में एक ही ख्याल था, हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यहाँ आकर कर दी। हमने नजरें हटाई और बाइक की रफ्तार और तेज कर दी। मेरे दिल की धड़कनें अब कानों में सुनाई दे रही थी। वो तीनों साए हमें वाज़े नजर आ रहे थे, लेकिन हमने पीछे मुड़कर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ कोई चल रहा। कभी पीछे से घोड़े जैसी दौड़ने की आवाज आती, कभी यूं महसूस होता जैसे सामने वाले पहाड़ पर बहुत से लोग हमें देख रहे। हर आवाज दिल को चीर कर रख देती थी। मैंने सलीम भाई को कांपती आवाज में कहा, यार मुझे लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। सलीम भाई कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बस बाइक चला रहे थे और ज़ेरे रब आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे। हम दोनों अब इस हालत में थे कि अगर बाइक जरा सी भी स्लो हो जाती तो